जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालविया, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबी पुलिस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। हम ऑयली फूड खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हम स्ट्रेस में जीते हैं। तो आजकल बहुत सारे यंग पर्सन ऐसे हैं जिन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बन गया है। तो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और मोटापे के मरीज हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार की डाइट लेकर या फिर किस प्रकार की चीजें खाकर और किस चीजों को अवॉइड करके अपने हार्ट की नसों को ब्लॉकेज से बचा सकते हैं। क्योंकि हार्ट की नसों में जब ब्लॉकेज आता है या फिर जब हम सस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। मैं आज आपको इस वीडियो में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर होता है यह भी समझाऊंगा। साथ में कुछ एनिमेटेड वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर किस तरह से की जाती है, जिससे कि आपके मन के अंदर का डर खत्म हो जाए कि हमें एंजियोग्राफी करवानी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और अगर यदि हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो हमें एंजियोप्लास्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए या फिर हमें जाना चाहिए। तो आइए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे वह मुझसे आगे भी जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं सबसे पहले आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में अंतर बताता हूं। जब आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज सस्पेक्ट किया जाता है तो डॉक्टर आपको एक जांच करवाने को बोलते हैं जिसे बोला जाता है एंजियोग्राफी। जब एंजियोग्राफी से हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है तो हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं और इलाज के लिए जो प्रोसीजर की जाती है उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि हम स्टेंट का उपयोग करके हमारी हार्ट की नसों के ब्लॉकेज को खत्म करते हैं या फिर उस नस को हम खोल देते हैं, जिससे कि खून का, रक्त का प्रवाह आसानी से आगे होने लगे और हमारा हार्ट आगे फेल होने से या अटैक आने से बच जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कैसे बनते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि एक नाली है जिसके अंदर से पानी बह रहा है, उस पानी के साथ में बहुत सारा कचरा भी बहता है। जब वह कचरा धीरे धीरे वहां नाली में जमा होते जाता है तो वह ब्लॉकेज बना देता है और उस ब्लॉकेज के कारण अब उस पानी का प्रवाह भी कम होने लगता है। तो कुछ इसी तरह हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है, जो नसें होती है जिनसे खून का प्रवाह हो रहा है, उस खून के साथ, उस ब्लड के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी चल रही होती हैं। ये इंप्योरिटीज कौन सी हो सकती हैं? ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, फैट सेल्स हो सकते हैं और भी दूसरी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। अब ये इंप्योरिटीज आपकी हार्ट की नलियों में जमा होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे इंप्योरिटीज बड़ी होकर प्लाक बना लेती हैं, जिससे कि आपकी हार्ट की नली में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ही मान लीजिए ब्लॉकेज बन गया है तो क्या उससे रक्त का प्रवाह आसानी से हो पा रहा है? जितना रक्त का प्रवाह पहले हो रहा था अब उतना रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी हार्ट की कोशिकाओं को रक्त मिलना कम होते जाता है और जिन कोशिकाओं में रक्त मिलना कम होता है, हार्ट की वह कोशिकाएं धीरे धीरे मरना शुरू कर देती हैं और हार्ट भी अपना काम करना कम कर देता है। इस कारण से हमारे पूरे शरीर में जो रक्त पहुंचाने का काम कर रहा था वह था हमारा हार्ट। जब उसका ही काम कम हो गया तो हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचना कम हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। हम थोड़ा सा चलते हैं और हम थक जाते हैं, फिर आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण जब आपको आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर एंजियोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एंजियोग्राफी प्रोसीजर में क्या किया जाता है। एंजियोग्राफी प्रोसीजर में हम हार्ट की नसों में ब्लॉकेज किस जगह पर बना हुआ है उसे पता करते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपकी रिस्ट में जो रेडियल आर्टरी होती है या फिर आपकी जांग में जो फीमोरल आर्टरी होती है उसमें एक निडल इंसर्ट करते हैं। उस निडल के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर, जो कि एक प्रकार का तार होता है, उस तार को इंसर्ट कर दिया जाता है। उस तार के डालने के बाद हम उस निडल को बाहर निकाल लेते हैं और उस निडल की जगह पर एक फ्लेक्सिबल कैथेटर लगा देते हैं और उस कैथेटर को गाइड वायर के साथ में हम हार्ट तक पहुंचाते हैं। जो गाइड वायर और कैथेटर है ये हार्ट में सही जगह पहुंच रहा है या नहीं, इसे हम देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। इस एक्सरे के माध्यम से हम पता करते जाते हैं कि हमारा गाइड वायर और कैथेटर कहां पर पहुंचा है। जब हमारा यह गाइड वायर हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, जिन्हें हम हार्ट की आर्टरीज या नलियां भी बोलते हैं, जब वहां पर पहुंच जाता है तो हम गाइड वायर को निकाल लेते हैं और गाइड वायर को निकालने के बाद हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं। ये डाई एक प्रकार का कंट्रास्ट होता है। जब ये हार्ट की नसों में जाता है तो ये पूरी सारी नसों के अंदर फैल जाता है।
इस डाई के डालने के बाद हम एक्सरे की फिल्म्स देखते हैं। उस एक्सरे की फिल्म को हम यहाँ पर एंजियोग्राम बोलते हैं। ध्यान रखना, हम एंजियोग्राफी जो कर रहे हैं वह जांच है, और जो एक्सरे की अब हमारे सामने फिल्म आई है उसे हम बोलते हैं एंजियोग्राम। उसे देखकर हमें पता चलता है कि हमारी हार्ट की नलियों में किस जगह पर ब्लॉकेज बना हुआ है। जब हम ब्लॉकेज पता कर चुके होते हैं तो हम उसे ब्लॉकेज को ठीक करने की बात करते हैं। जब इस ब्लॉकेज को ठीक करने की बात आती है तो अब हमारी बात आती है एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर की। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के लिए हमने जो कैथेटर लिया था, उस कैथेटर के टिप पर हम एक बलून लगा देते हैं जो कि एक प्रकार का गुब्बारा होता है, और उसे हम उसी गाइड वायर के सहारे से हमारी कोरोनरी आर्टरी के उस हिस्से पर पहुंचा देते हैं जहां पर प्लाक बना था। अब जब हमारे प्लाक पर गुब्बारा पहुंच चुका होता है तो हम उस गुब्बारे में हवा भर देते हैं, जिससे हम बोलते हैं इन्फ्लेट करना। जब हम उसकी हवा भरते हैं तो उसके हवा भरने के कारण हमारे प्लाक का साइज छोटा हो जाता है और जो हार्ट की नसें होती है वो चौड़ी हो जाती हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह आसानी से होने लगता है। हम उस गुब्बारे को फिर से डिफ्लेट कर लेते हैं, उससे हवा निकाल देते हैं और उस कैथेटर को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें इस नस को यदि चौड़ा बनाकर रखना है तो हमें यहाँ पर एक मटेरियल यूज करना होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेंट। उस स्टेंट को डालने के लिए जो हमने गुब्बारे सहित कैथेटर लिया था, उस गुब्बारे के ऊपर उस स्टेंट को हम लगा देते हैं और उसे फिर से उसी गाइड वायर के सहारे उस प्लाक वाले हिस्से में पहुंचा देते हैं। और अब हमने जैसे बलून को पहले इन्फ्लेट किया था, जैसे गुब्बारा पहले फुलाया था, उसी प्रकार से फिर से गुब्बारा फुलाते हैं और स्टेंट वाला मटेरियल उस जगह पर छोड़ देते हैं। स्टेंट मटेरियल उस जगह पर रह जाता है और हम गुब्बारे को फिर से हवा निकाल देते हैं। जैसी हवा निकल जाती है, हम इस गुब्बारे को, कैथेटर को और गाइड वायर को बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार से हमारा स्टेंट वहां पर लग जाता है और हमारी हार्ट की नस जो होती है वो खुल जाती है और आगे अच्छे से ब्लड का प्रवाह करने लगती है, जिससे कि हमारे हार्ट की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलने लगता है और आगे फ्यूचर में इसके हार्ट के फेल होने का खतरा कम हो जाता है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर होता है और इसे किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि एंजियोग्राफी से यदि आप बचना चाहते हैं या फिर आप एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं तो आपको किस प्रकार की डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अब जब मैं डाइट की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि ऐसी कोई डाइट नहीं बनी है या ऐसी कोई दवाई ही नहीं बनी है जो कि यदि एक बार ब्लॉकेज बन चुका है तो उस ब्लॉकेज को पूरी तरह से खत्म कर दे। अगर यदि हमें इस ब्लॉकेज को बनने से रोकना है तो हमें उसके पहले ही हमारी डाइट को और हमारी चीजों को कंट्रोल करना होगा, जिससे कि हम ब्लॉकेज बनने को रोकें। अगर यदि ब्लॉकेज एक बार बन चुका है या फिर वो बन रहा है तो हम उसके बनने के रेट को कम कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मानिए, आपने सुना होगा कि एंजियोग्राफी रिपोर्ट के हिसाब से बोलते हैं कि 50% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। तो ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है, इस परसेंटेज बढ़ने की गति को हम धीमा कर सकते हैं। और साथ में अगर हमने एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं तो फिर से ब्लॉकेज बनना शुरू ना हो, उसके लिए हमें अपनी डाइट को ध्यान देना होता है। जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमें डाइट में बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि आपकी डाइट में किन चीजों को आपको इन्वॉल्व करना है। जैसे कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स में आप जितना अच्छा हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा कम करनी है। आप जितनी भी चीजें खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या फिर मीट हो, आप जितनी भी चीजें खाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो आपको अपनी बैलेंस डाइट में अलग से आयोडाइज सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर मैं आपसे बात करता हूं शुगर की। शुगर के बारे में आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आप शुगर को जितना नो बोल सकते हैं वो आपके हार्ट के लिए उतना ज्यादा यस होने वाला है। आप अपने डाइट में शुगर की मात्रा को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। यदि आप शुगर की मात्रा को खत्म करते हैं तो आपके शरीर में जो नसों में ब्लॉकेज बन रहा था उसकी रफ्तार अपने आप बहुत तेजी से कम होती जाएगी और आपको भविष्य में कंप्लीट ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत ज्यादा कम होने वाला है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुगर केवल और केवल एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जितना ज्यादा एक्सेस शुगर या कोई भी स्वीट प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण हमारा लिवर और ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की चर्बी होती है। जिस कोलेस्ट्रॉल को मैंने आपको इम्प्योरिटीज बताया था, ये यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ ऑयल की।
तो ऑयल क्या हम पूरा लेना बंद कर दें? नहीं, हमें ऑयल पूरी तरह से बंद नहीं करना है। हमें बहुत कम मात्रा में ऑयल का उपयोग करना है, क्योंकि ऑयल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अब ये एसेंशियल बोलने का मतलब ही यहाँ पर यह है जिन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत है। जो अमीनो एसिड, जो फैटी एसिड्स हमारे शरीर के अंदर नहीं बन सकते, उन्हें एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है, जिन्हें हमें बाहर से लेना होता है। लेकिन हमें ऑयल भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। ऑयल में आप रिफाइंड ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि 1 ग्राम ऑयल के अंदर ऑलरेडी 9.5 कैलोरीज होती है, जबकि 1 ग्राम शुगर के अंदर 4.5 कैलोरीज। ऑलरेडी ऑयल में बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। तो जब हम उस कैलोरीज को यदि ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, तो फिर वही बात आएगी कि एक्स्ट्रा कैलोरी, मतलब कि लिवर जो कैलोरीज का यूज नहीं हो पाया, उस कैलोरीज को कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू कर देता है, और वही एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट की नसों में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमारा बेसिक कंसेप्ट यह है कि हमें एक ऐसी बैलेंस डाइट लेनी है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस कैलोरीज को ना बचने दे, क्योंकि एक्सेस कैलोरीज बचेगी तो वही एक्सेस कैलोरीज जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होना शुरू कर देगी। तो अगर यदि हम ये सोचते हैं कि हमने मीट लिया या फिर हमने कोई चीज खाई है, वो जितना भी हमने एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खाया है वह सारा कोलेस्ट्रॉल जाएगा और हार्ट की नसों में जम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो पहले उसकी डाइजेशन प्रोसेस होती है। उस डाइजेशन प्रोसेस के लिए जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी कोलेस्ट्रॉल होता है, वह भी हमें लेना बहुत आवश्यक होता है। जब वह जरूरी कोलेस्ट्रॉल हमें मिल चुका होता है, उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाती हैं, वह एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं और हमारी हार्ट की नसों में जमने का काम करती है और आगे जाकर ब्लॉकेज बनाने का काम करती है। अब मैंने आपको अभी तक तो बहुत सारी चीज बताई कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में आप बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि दालें होती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। आप अपनी डाइट को ऐसा बनाइए कि एक प्रकार की कलरफुल डाइट बने, मतलब कि आपको अकेला दाल चावल खा लिया या रोटी सब्जी खा ली, ऐसे नहीं खाना है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाना है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें इन्वॉल्व करनी है। दाल है, सब्जी है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फिर थोड़ी मात्रा में आपको चावल भी खाना है। फिर मैं बात करता हूँ गेहूं की। गेहूं भी हमारे खाने में अच्छा साबित हो सकता है, अगर यदि हम उसे बहुत ज्यादा बारीक या पतला ना पिसवाएं, क्योंकि अगर यदि हम उसे मोटा पिसवाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन यदि हम उसे बहुत ज्यादा पतला रिफाइंड करवाते जाते हैं तो वह मैदा बन जाता है। तो अगेन यदि मैं मैदे की बात करता हूं, जो कि हमारी हार्ट की नसों के लिए अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा, इन सभी को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो वह एक्स्ट्रा कैलोरीज ही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो यदि मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं तो हमें ऑयल नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, नमक जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम करें, साथ में आपको मैदा का उपयोग नहीं करना है। आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करना है। अब आपने एक फ्रूट का नाम सुना होगा, ब्लूबेरीज, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन जो फ्रूट्स हमारे इंडिया में पाए ही नहीं जाते, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं? इसलिए आपको ब्लूबेरीज का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो ब्लूबेरीज हमें मिलती है उसे जनरली आप देखेंगे, पता करेंगे तो उसे सोयाबीन के ऑयल में करके साथ में उसमें एक्सेस शुगर मिला दी जाती है, जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है। तो आपको ऐसे फ्रूट्स का उपयोग नहीं करना है। आप चाहें तो खजूर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूं कि मीट खाना अच्छा है कि नहीं। आप मीट का उपयोग भी अपनी डाइट में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रेड मीट का उपयोग ज्यादा नहीं करना है। अगर यदि आप खाना चाहते हैं तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। आपको रेड मीट का उपयोग ज्यादा नहीं करना है। आप नॉर्मल मीट ले सकते हैं। आप जब फिश खाने की बारी आती है तो उसमें छोटी फिशेज जो होती हैं उनको खाना प्रेफर कीजिए, रादर देन बड़ी फिशेज जिनके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आपको इनको कैसे खाना है? तो आप फ्राइड मीट एंड फ्राइड फिश खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है। जब उस ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक्सेस कैलोरीज बनेगी, और वही एक्सेस कैलोरीज फिर से अगेन आपका कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करना शुरू कर देगी।
तो आप ट्राई कीजिए कि जो तंदूर में आप मीट खाते हैं या तंदूर में जो फिश खाते हैं वो आपके लिए हेल्दी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में ऑयल का उपयोग किया जाता है। बस थोड़ा सा उसमें ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग उसमें कलर का बहुत ज्यादा उपयोग कर देते हैं और वह कलर आपके हार्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप जितना उसको नेचुरली तंदूर में यूज करके आप खाना चाहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूं अंडे की। तो जो लोग अंडे खाना चाहते हैं वह भी अपनी डाइट में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ लोग प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए या फिर जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी डाइट में एग्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि वह ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा एग वाइट का उपयोग करें और जो येलो पार्ट होता है, जो कि योक होता है, उसको कम कर दें। आप हफ्ते में 4 या 5 अंडे का योक पार्ट खा सकते हैं, लेकिन यदि आप दिन में 3 से 4 अंडे खाना प्रेफर कर रहे हैं प्रोटीन इंटेक के लिए, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप योक पार्ट या फिर येलो पार्ट को ना खाएं, क्योंकि योक पार्ट जो होता है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो आपकी हार्ट की बीमारी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिर जो लोग ओबीज हैं, मोटापे का शिकार हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वह जितना जल्दी हो सके अपने वजन को कम करते जाएं, क्योंकि वजन जब कम होता है, एक्सेस फैट का जो जमाव हुआ है शरीर में उसको आप कम करते हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना कम हो जाता है। तो आप ऐसी डाइट यूज कीजिए या इस प्रकार की एक्सरसाइज कीजिए कि आपका वजन कम होना शुरू हो जाए। आप कोशिश कीजिए कि आप डेली 30 मिनट्स वॉकिंग करें, जिससे कि आपकी जो एक्सेस कैलोरीज बन रही है वह कंज्यूम होना शुरू हो जाए। फिर आप योगा, मेडिटेशन और भी चीजों का सहारा ले सकते हैं अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्ट्रेस से दूर रहें। अगर यदि आप किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उस एडिक्शन को धीरे धीरे कम करते जाएं और हो सके तो उसे बंद कर दें। इस प्रकार से मैंने आपको आज डाइट के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई। इसमें आपको बताया क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व करके हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।